ये डीएसएसबी की क्लास पर जो है हम लोग 8:30 पर क्लास लेते हैं डी ट्रिपल एस बी की। और मैं आप लोगों से जो है अभी 2019 का डीएसएसबी में सोशल वेलफेयर ऑफिसर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, उन्हीं प्रश्न पत्रों को आप लोगों से इस समय मैं सॉल्व कर रहा हूँ और व्याख्या के साथ आप लोगों से चर्चा परिचर्चा कर रहा हूँ इस समय। तो क्वेश्चन नंबर 9 यानी 109 तक हम लोगों ने कल जिक्र किया था। तो आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सवाल है कि इनमें से किसने 110 नंबर का कि इनमें से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए पंचशील यानी 5 सिद्धांतों का प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है और यहाँ पे आपके नीचे जो है 4 ऑप्शन है। वैरियर एल्विन, जवाहरलाल नेहरू, जीएस घुरई और ठक्कर बापा। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर बी। जी सर, बी। ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप सभी लोग जा रहे हो। और देखिए जवाहरलाल नेहरू बेसिकली अगर हम बात करें तो आदिवासी के संबंध में अपनाई जाने वाली नीति के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 5 सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया था। और यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन बी ही माना जाएगा। अब 5 क्या सिद्धांत थे, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उसको नोट भी करें। 5 सिद्धांत को पंचशील के नाम से भी जाना गया था और ऑप्शन बी ही करेक्ट जवाब होगा। क्या लिखना चाहोगे 5 सिद्धांत या पंचशील कौन कौन से थे? यस सर। ओके, जी सर। तो एक बार लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये प्रक्रिया 1889 से 1964। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने आदिवासी के संबंध में, किसके संबंध में? जनजाति यानी आदिवासियों के संबंध में अपनाई जाने वाली नीति के लिए निम्न 5 सिद्धांत जिसे क्या कहा गया? पंचशील। तो नंबर 1 पॉइंट पर आप लोग मेंशन करेंगे लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुरूप विकास करना चाहिए। ठीक है, और विदेशी मूल्यों को थोपने से बचाना चाहिए। और विदेशी मूल्यों को थोपने से बचाना चाहिए। ये पहला सिद्धांत था इनका। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत पर, तो दूसरा भी आप नोट कर सकते हैं। भूमि और जंगल में आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा आदिवासियों की टीमों का
टीमों को करिएगा, टीमों को प्रशासन और विकास विकास के कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ये आपका तीसरा होगा। और चौथा, जनजाति या आदिवासी क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रशासित या अनेक योजनाओं से अभिभूत नहीं किया जाना चाहिए। जानते हैं अभिभूत का मतलब क्या होता है? प्लीज एक बार बताइए अगर आपको पता है तो। अभिभूत, जिस पर प्रभाव डाला गया हो, जो वश में किया गया हो, वो क्या होगा? अभिभूत होगा। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, सर जी सर तीसरे वाला पॉइंट बता दीजिए। ओके, पहले 5 कंप्लीट कर लें, है ना? जी सर। का आकलन, परिणामों का आकलन, आंकड़ों या खर्च की गई धनराशि से नहीं, बल्कि विकसित हुए मानवीय चरित्र करिए से किया जाना चाहिए। ठीक है, यह आपका करेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं जा रही मेरी? एक बार लेफ्ट हो जाइए, जिनको आवाज मेरी नहीं जा रही फिर दोबारा से ज्वाइन करिए लेफ्ट होके, है ना? आवाज जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार देखिए, एक बच्चे ने पूछा था थर्ड पॉइंट, आदिवासी की टीमों को प्रशासन मतलब यहाँ पर यह था कि जो आदिवासी की दल थी, जो टीम थे, उनको प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके डेवलपमेंट के कार्यों में ना उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। और ये ट्रेनिंग वाली प्रक्रिया में लोगों को शिक्षण प्रशिक्षित करना चाहिए। तो आदिवासी के समाज में ये अपनाई गई थी नीति, और ये पंचशील नीति तैयार की थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पंचशील जो है तैयार किए गए थे। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की द राइट अप्रोच टू ट्राइबल पीपल करके एक पुस्तक भी थी, जो इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क वैल्यू के नाम से जानी गई थी, है ना? तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे सभी लोग। और आदिवासी लोक करके किताब लिखा था सन 1955 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की 2 पुस्तकें हैं। हो सकता है इनकी किताबों से भी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए कि भाई ये पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है, तो आप सीधा सीधा बताइएगा। एक किताब का नाम था द राइट अप्रोच, है ना, अप्रोच टू ट्राइबल पीपल। और यही जो किताब थी ये इंडियन जर्नल बेस्ड थी, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क 1953 की थी। और एक किताब इन्होंने आदिवासी लोक पर लिखा था,
आदिवासी आदिवासी लोग, ठीक है, ये किताब थी। आदिवासीज में नाम से जानी गई थी इसको, और इस किताब को पब्लिश किया गया था 1953। दिल्ली प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा से ये किताब पब्लिश की गई थी, ठीक है। और एक पुस्तक इनका और था, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, है ना, जनजाति आयोग की रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट 1960, ठीक है। बस ये तीन चीजें आप इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट करेंगे आप लोग प्लीज। जी सर। ओके, चलिए, ये तो आप लोगों को पता हो गया कि इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और यहाँ पे चारों ऑप्शन के बारे में जानना उचित समझोगे आप लोग? सभी के बारे में बता दीजिए, या आप क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर पढ़ना चाहोगे? मैं चाहूँगा कि सारे चीज़ों के बारे में पढ़ो आप, है ना? जी सर, चार सबके बारे में बता देंगे ना तो थोड़ा सा याद रहेगा। बिल्कुल। तो एक नाम आप देख रहे हैं, बैरियर एल्विल का नाम, है ना, बैरियर एल्विल का नाम। मैं आपको बता दूं कि ये बड़े फेमस पर्सन, इन्होंने, अगर मैं बात करूं तो साहित्यकार में इनका नाम हमें देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत अगर मैं जिक्र करूंगा आप लोगों से तो आप नोट करेंगे, द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ, मैंने कल पढ़ाया भी था बैरियर एल्विन के बारे में, एक ऑप्शन में और आए थे। इनकी आत्मकथा पर ये बेस्ड थी कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट मई 1964 में इन्होंने मेंशन किया था, ठीक है। तो इनके संबंध में ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा इनका था दी मूरी। सर ये क्या लिखा हुआ है? जी सर वर्ल्ड ऑफ की हिंदी क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन, ठीक है। ओके सर। हाँ, देयर घोटोल करके इनका एक कॉन्सेप्ट था। और कल ही मैंने बताया था आप लोगों को कि गांव के छात्रावास बस्तर के मुरिया के स्नातक हाल पर यह केंद्रित पुस्तक थी, जो 1947 में पब्लिश की गई थी। आप देखिए कल का, अगर आप लोगों ने उनका नोट किया होगा कुछ कॉन्सेप्ट को। जी सर, बताया है 1947 में। हाँ, तो ये थोड़ा सा वहाँ से आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप थोड़ा वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और बड़े ही फेमस पर्सन है ये। मैं आपको बता दूं कि सन 1961 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। विज्ञान एवं अभियांत्रिक के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। ये यूनाइटेड किंगडम से संबंधित हैं, या वहाँ से निवासी हैं ये बैरियर एल्विन महोदय, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक महिला थी ये, जो ब्रिटिश मूल के मानव विज्ञानी, नृवंश विज्ञान और आदिवासी कार्यकर्ता थी, जिन्होंने एक ईसाई मिशनरी के रूप में भारत में अपना कैरियर को शुरू किया था, ईसाई मिशनरी के रूप में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो आपने एक नाम तो सुना ही होगा इनसे, बहुत ही फेमस पर्सन, नाम है जीएस घुरई महोदय, जीएस घुरई। इनका पूरा नाम आप सब भलीभांति तरीके से रूबरू हैं, जिनको हम कहते हैं गोविंद सदाशिव बुरे। हाँ, अब इनके बारे में भी मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों को चीज़ें पढ़ाया है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया करके 1932 में। क्या लिखना उचित रहेगा? एक बार मोरली बोल दूं आप लोगों को, बताओ। कास्ट एंड रेस इन इंडिया करके, क्योंकि मैंने गोविंद सदाशिव घुरई पढ़ा चुका हूँ मैं। 1932 इनका एक कॉन्सेप्ट, काफ़ी फेमस पर्सन है ये। यहाँ तक कि इन्होंने
कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के बारे में इन्होंने जिक्र किया, और इस कॉन्सेप्ट में भी इनकी भूमिका सर्वोच्च मानी गई 1961 में, है ना। माधव सदाशिव घुरई महोदय के बारे में अगर हम आप लोगों से जिक्र कर रहे हैं, तो इसी तरीके से के कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, द शेड्यूल सिटी एंड सिविलाइजेशन करके, है कि नहीं, इंडिया कस्टम करके इन्हीं का ही कॉन्सेप्ट रहा है ना। जाति में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इनका नाम बहुत फेमस रहा है। समाजशास्त्री ये रहे हैं, ये क्या है, ये समाजशास्त्र है कि नहीं। जी सर। हाँ, ये एक समाजशास्त्री हैं, और इनके संबंध में अगर हम आपसे जिक्र करें तो भारत के अगर किसी को समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना गया है, तो आप लोग नाम किसका लगाओगे, जीएस घुरई महोदय का, जी सर। जीएस घुरई का। इन्होंने भारत में समाजशास्त्र सोच के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय समाज और संस्कृति पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। तो घुरई का काम भारतीय समाज और संस्कृति पर केंद्रित था। घुरई का काम किस पे था संबंधित, समाज, भारतीय समाज और संस्कृति सोसाइटी एंड कल्चर पे। पर ये इनका कार्य जो है बेस्ड था, है ना। घुरई का समाजशास्त्र के प्रति दृष्टिकोण में मैक्स वेबर और एमिल दुर्खिम के कार्यों से प्रभावित थे। मैक्स वेबर से और दुर्खिम से क्या थे, ये प्रभावित थे। इन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अपने विचारों को लागू करने की मांग भी की थी, है ना। तो इस कंडीशन में इनका नाम जो है काफी है। जीएस घुरई महोदय के बारे में, समाजशास्त्र सोच के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय समाज और संस्कृति पर उन्होंने विचारों को प्रस्तुत किया, है ना। तो इस संबंध में आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। और फैमिली एंड किनशिप इन इंडो यूरोपियन कल्चर थी एक 1955 का कॉन्सेप्ट था, जो इन्हीं का था। शेड्यूल ट्रिबल्स करके किताब कॉन्सेप्ट थी, 1963 का था। भरतनाट्यम एवं इट्स कस्ट्यूम की बात करते हैं ये 1958 में, इनका भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे था। इंडियन साधुज करके एक कॉन्सेप्ट आया, वो भी माधव सदाशिव घुरई के बारे में था। तो इनके बारे में मैंने कई बार पढ़ाया भी, इनके नोट्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, तो आप वहाँ से भी इनको बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो नए नए चीज़ें आएंगे उन पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को नोट करूँगा, है ना। बाकी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एक बार स्पष्ट करिए, क्या ये बातें क्लियर हो गई हैं, तो फिर मैं अगले ऑप्शन का चुनाव करूँगा। यस सर, क्लियर है सर। आगे हम बात करते हैं, तो आपने नाम सुना होगा ठक्कर बापा के बारे में। ठक्कर बापा एक इंडियन सोशल वर्कर हैं, उनको क्या बोला जाता है, ठक्कर बापा की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इंडियन सोशल वर्कर हैं। इंडियन सोशल वर्कर हैं। क्लियर रहेगा ये कॉन्सेप्ट, इतनी बातें। अगर मैं आपसे बात करूं, अमृतलाल बिट्ठलदास ठक्कर भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने गुजरात में जनजातीय लोगों के उत्थान पर कार्य किया है। इन्होंने कार्य कहां पर किया है, गुजरात जनजातीय लोगों के है ना उत्थान के लिए कार्य किया है। क्लियर है। भारतीय संविधान सभा के ये क्या थे, भारतीय संविधान सभा के ये सदस्य। यहां तक कि अगर मैं बात करूं 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी बने हैं। किसके सदस्य बने हैं ये, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित कब हुई थी,
1905 में। और इसके संस्थापक कौन रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है? बताइए इतनी बातें। Yes, sir. यस सर, बिल्कुल, क्लियर। हाँ, स्पष्ट होना चाहिए इन सभी के लोगों के बारे में, है ना। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 नंबर का सवाल। विज्ञान का नियम जो कहता है कि वैज्ञानिकों को अपने मूल्यों द्वारा अपने अनुसंधान लक्ष्यों को संचालित नहीं होने देगा। मतलब आपको बताना है कि विज्ञान का वो नियम कौन सा है जो कहता है कि वैज्ञानिकों को अपने मूल्यों द्वारा अपने शोध लक्ष्यों को संचालित नहीं होने देगा। क्या वह विश्वसनीयता है? क्या वह व्यक्तिनिष्ठता है? क्या वह वस्तुनिष्ठता है? कि क्या वह मापनी है? तो सही जवाब आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। आप थोड़ी से इंग्लिश को भी देखिएगा, ठीक है। रियलेबिलिटी की बात करता है, सब्जेक्टिविटी की बात करता है, ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है और मेजरेबिलिटी की बात करता है। तो बताइए जरा एक बार कि यहाँ पर किस चीज पर वैज्ञानिकों को अपने मूल्यों द्वारा अपने शोध लक्ष्यों को संचालित नहीं होने देगा। प्लीज। सर सी होगा क्या, वस्तुनिष्ठ था? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है भाई आप लोगों का। यहाँ पे करेक्ट जवाब अगर आपने बात किया है कि एक अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, स्वीकार अनुसंधान प्रथाओं के आधार पर पूरी तरह से या स्वनियमन की प्रणाली पर निर्भर होने की वजह से या वैज्ञानिकों को अपने मूल्यों के द्वारा अपने अनुसंधान में अपने लक्ष्यों को संचालित नहीं होने देता है, वह वस्तुनिष्ठता को। और सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन आपका जो जाएगा वह सी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। अब जरूरी है आपको जानना कि निष्पक्षतावाद या यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता को लेकर, तो वस्तुनिष्ठता कई परिप्रेक्ष्य में जाने जाती है। वस्तुनिष्ठता होना क्या कहलाता है? इसका अर्थ ये होता है कि पूर्वाग्रह निर्णय या पूर्वाग्रह की कमी को दर्शाना, है ना, जो अपने अनुसंधान लक्ष्यों में संचालित नहीं होने देगा। अब बताइए आप, क्या आप भेदभाव के साथ काम करना उचित समझेंगे? नहीं। निष्पक्ष होकर काम करना आप उचित समझेंगे? तो उस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को अपने मूल्यों के द्वारा अपने लक्ष्यों को संचालित होने नहीं देता है, वह वस्तुनिष्ठता। विश्वसनीयता होगी, व्यक्तिनिष्ठता भी होगी, मापनीयता भी होगी। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन आपका सी सत्य है। मापन योग्यता बेसिकली एक ऐसा शब्द है जहां पे धारणा को व्यक्त करना, खंड के आकार या क्रय शक्ति को मापने में सक्षम को दर्शाता है, वो मापनीयता को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम लोग जिक्र करते हैं रियलिटी, मतलब एक प्रकार से भरोसेमंद या रियलेबिलिटी की बात, विश्वसनीयता की बात, तो इसका भाव ये क्या दर्शाता है? इसका भाव क्या दर्शाता है? एक प्रकार से जहां ईमानदार, सच्चा, भरोसेमंद, निर्भर होने योग्य पर बेस्ड कोई प्रक्रिया हो, उस परिप्रेक्ष्य में हम उसको विश्वसनीयता में रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं जब हम बात सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं या आप कह लीजिए आत्मीयता की बात करते हो, व्यक्तिनिष्ठता की बात करते हो, स्नेह संबंध की बात करते हो, अपनापन की बात करते हो, तो वह शब्द आता है व्यक्तिनिष्ठता। तो वैज्ञानिकों को अपने मूल्यों के द्वारा अपने अनुसंधान खोजों को संचालित नहीं होने देता है, वह है ऑप्शन आपका सी। और करेक्ट जवाब आपकी वस्तुनिष्ठता ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 112 शब्द है फ्रेंडली विजिटर्स। आपको ये बात याद आ रही होगी कि ये किसकी कौन सी किताब थी? तो मैरी
रिचमंड की एक कॉन्सेप्ट था, सन 1899 में लाया गया था। और मैरी रिचमंड अमेरिका के व्यक्ति हैं। वहीं बात करते हैं कि शब्द जो है फ्रेंडली विजिटर पहली बार अमेरिकन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी द्वारा इसको स्वयंसेवी हेतु वर्ष डैश में प्रयोग किया गया था। तो क्या आप बता सकते हो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में ये फ्रेंडली विजिटर कौन से वर्ष एक प्रकार से प्रयोग में लाई गई? प्लीज। 1887 सर। 1887 कह रहे हैं आप, गलत जवाब। ये 1877 1877 आप यस सर 1877। हाँ, मैंने आप लोगों को देखो, एक अमेरिका की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी पढ़ाया है जो अमेरिका की बफेलो में 1877 में आई थी, और एक मैंने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी पढ़ाया है यूके की जो 1869 में आई थी। परंतु बात यहाँ पर अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में थी और फ्रेंडली विजिटर के दृष्टिकोण से थी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या सत्य होना चाहिए? बी ऑप्शन आपका सत्य होना चाहिए। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? होना चाहिए, जी सर, होना चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका जो जाएगा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के दृष्टिकोण से, उसके परिप्रेक्ष्य से, तो वह आपका 1877 जाएगा। ठीक है। और जो है एल्डर फ्रेड जर्मनी में हुई, एल्डर फ्रेड जर्मनी में हुई 1877 के आसपास बफेलो न्यूयॉर्क तक ये चीज़ें फैल गई। तो राहत ने निर्भरता को बढ़ावा देने के संबंध में सोसाइटी बनाने का एक आधार बनाया गया था। तो पड़ोस के चैरिटी आंगतुक, आंगतुक का मतलब होता है विजिटर, है ना, के व्यक्तियों और परिवारों को कड़ी मेहनत और बचत के मूल्यों को सिखाने के संबंध में। तो कहने का जो भाव है मेरा, यहां ऑप्शन जो जाएगा वो आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन गेसलमेंट महोदय या एक्टिविया हिल की प्रक्रिया में 1869 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूके के परिप्रेक्ष्य को दर्शाती है, जो एक गरीब कानून संरक्षकों और वितरित बाहरी राहत को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने की मांग भी करती है ना। तो इस शब्द को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये जो है तथ्य रहेगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है। एक्टिविया हिल और हेलन बोसन वेक्ट एक जो है दो ऐसे ब्रिटेन के व्यक्ति थे जिन्होंने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना में इन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। तो दोनों नाम आप जरूर याद रखेंगे, एक्टिविया हिल के बारे में भी और हेलन जो है बोसान क्वेट के बारे में, बोसान क्वेट के बारे में। ठीक है। तो यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। कहता है कि 113 कि निम्न में आपको समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सांख्यिकी और गतिकी में विभाजित किया है? ये आपके सामने जवाब है। आसान सा सवाल है, बता सकते हैं? अगस्त काम्टे। ओके। अगस्त आपका काम्टे। कहना है कि अगस्त काम्टे महोदय के बारे में, और यदि आप सभी लोगों ने अगस्त काम्टे का चुनाव किया है तो करेक्ट चुनाव किया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, अगस्त काम्टे का नाम अगर आपने चुनाव किया है तो सत्य जवाब चुनाव किया है। सामाजिक सांख्यिकी का अध्ययन यानी सामाजिक व्यवस्था की स्थितियों और पूर्व शर्तों का अनिवार्य रूप से सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन से जुड़ा हुआ था, जिसने उन्होंने मानव प्रगति और विकास के साथ जोड़ा था। तो करेक्ट जवाब यहाँ पर जो जाएगा वह अगस्त काम्टे का जाएगा। सामाजिक गतिशीलता समूह के व्यवहारों को संदर्भित कर सकती है, जो व्यक्तिगत समूह के सदस्यों की बातचीत के साथ साथ व्यक्तिगत बातचीत और समूह स्तर के व्यवहार
के बीच संबंधों का अध्ययन करती रहती है, उस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं विषय वस्तु को सांख्यिकी और गतिकी में विभाजन करने वाला विद्वान, तो वह नाम है ऑगस्ट काम्टे। क्या नाम आ जाएगा? ऑगस्ट काम्टे। अब ऑगस्ट काम्टे के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा रखा है, फिर भी मैं आप लोगों को 2-3 चीजें यहां पर बताना चाहूंगा। जैसे अगर मैं आपसे जिक्र करता हूं ऑगस्ट काम्टे के बारे में, तो समाजशास्त्र, ये देखो, एक तो आपको ये चीज ध्यान रखना है इनके संबंध में, ऑगस्ट काम्टे एक फ्रांसीसी विचारक थे। समाजशास्त्र के संस्थापक में अगर किसी को जाना गया है तो वो नाम किसका आता है? बताइए। अगर संस्थापक के नाम पे अगर आप किसी को, अगस्त काम्टे का आता है ऑगस्ट सर। काम्टे का नाम आता है। और समाज शास्त्र के पिता के रूप में अगर आप लोग नाम जानते हो तो किसका नाम जानते हो? तो भी ऑगस्ट काम्टे का ही नाम आता है। उम्मीद है कि आप शायद इनके बारे में जानते भी हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इन्होंने सकारात्मक दर्शन का कोर्स पर एक किताब लिखा। आप ऐसा कह लीजिए कि इनका एक कॉन्सेप्ट था, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। और इस प्रक्रिया में अगर मैं आपसे जिक्र करता हूं तो सन 1830 की दशक में या वर्ष में इनकी भूमिका देखने को मिली यहाँ पे, ऑगस्ट काम्टे महोदय के बारे में। यहाँ तक कि ऑगस्ट काम्टे महोदय ने, अगर हम जिक्र करें तो आ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिव शब्द को भी रिप्रेजेंट किया। आ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म शब्द को रिप्रेजेंट, यानी प्रत्यक्षवाद का एक सामान्य दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। और इस दृष्टिकोण को सन 1848 में रिप्रेजेंट किया इन्होंने, है कि नहीं? यहाँ तक कि अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया, वो था सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, यानी सकारात्मक रणनीति की प्रत्यक्षवाद का व्यवस्था के बारे में जिक्र किया सन 1851 में, सन 1851 में। ठीक है, इनके इसी तरीके से कई ऐसे कॉन्सेप्ट रहे हैं जो परीक्षाओं में हम लोगों से पूछे जाते हैं ऑगस्ट काम्टे के बारे में। ठीक है, इनका पूरा नाम ऑगस्ट काम्टे ही है। ऑगस्ट काम्टे ने 3 स्तरों का नियम बताया था। उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा 3 स्तर का नियम। एक 3 स्तर का नियम, और उस 3 स्तर का नियम परीक्षा में कई बार आया है। आपको DSSB में भी मिलेगा, इसी पेपर में मिलेगा। आपने एक नाम सुना होगा धर्मशास्त्रीय अवस्था, इंग्लिश में अगर मैं आपसे बात करूं तो थियोलॉजिकल स्टेज कहा गया। दूसरा, आपको अगर बात करें तत्व मीमांसा या तत्व मीमांसात्मक अवस्था की बात करें तो इसे मेटा फिजिकल कहा गया स्टेज। एक आप देखेंगे तो आपको प्रत्यक्षात्मक या आपको प्रत्यक्षवादी शब्द मिलेगा, तो इसे हम लोगों ने क्या बोला? पॉजिटिव स्टेज बोला। तो ये काम्टे का त्रिस्तरीय नियम था जो बड़ा फेमस रहा है परीक्षाओं के में, और ये पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपकी परीक्षा में चीज़ें यहाँ से पूछ लिया जाए। तो धर्मशास्त्र कहता था कि मानव मस्तिष्क प्रत्येक घटना को मानव को समतुल्य जीवों या शक्तियों में आरोपित करके उनकी व्याख्या करता था। वो धर्म शास्त्र की व्यवस्था बन गई। इसी अवस्था के 3 रूप डिवाइड हुए, इसी अवस्था के 3 रूप बने। और उन तीनों रूपों की बात करूं तो एक था जीवित सत्यवाद, जीवित
सत्यवाद, और एक था बहुदेववाद। देवतावाद, बिल्कुल सही जवाब। और एक था इक्वेश्वरवाद। केशववाद, इक्वेश्वरवाद। तो इसी के 3 पार्ट बने। दूसरा तत्व मीमांसा ये कहता है कि मस्तिष्क घटनाओं को प्रकृति, समाज, अमूर्त अस्तित्व के द्वारा व्याख्या करता है। मतलब ये अमूर्त अस्तित्व मानव द्वारा बनाए गए तत्व हैं, वही तत्व मीमांसात्मक चीजें रिप्रेजेंट हुई। तीसरा सकारात्मक अवस्था थी, जहां कहा गया कि मानव वैज्ञानिक ज्ञान या निरीक्षण या परीक्षण या प्रयोग की व्यवस्थित जो कार्य प्रणालियां होती है उनके द्वारा घटनाओं का विश्लेषण किया जाए तो वो सकारात्मक अवस्था होगी। तो इस तरीके की जो शब्द थे वो अगस्त काम्टे महोदय के थे, और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगस्त काम्टे महोदय का नाम अगर मैं बात करूं तो इनके गुरु जो थे, इनके गुरु का नाम क्या था मालूम है क्या? सेंट साइमन, सेंट साइमन, सेंट साइमन, बिल्कुल सही जवाब। सेंट साइमन इनके गुरु के नाम थे। समाजशास्त्र को किस विद्वान ने 2 भागों में बांटा? समाजशास्त्र को किस विद्वान ने 2 भागों में बांटा? तो भी नाम आता है किसका? काम्टे का। लेकिन टेका, इसमें एक था सामाजिक घटना का अस्थायी स्वरूप, एक क्या था? सामाजिक घटना का अस्थायी स्वरूप, तो वही। दूसरा सामाजिक गतिकी है, और दूसरी जो था वो था एक गतिशील स्वरूप, यानी समाज का एक गतिशील स्वरूप। गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके की 2 प्रक्रियाओं में इन्होंने जिक्र किया। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। प्रत्यक्षवाद के पिता कैसे कहा जाता है? प्रत्यक्षवाद के पिता किसे? अगस्त काम्टे, अगस्त काम्टे को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब, अगस्त काम्टे को कहा जाता है। और समाजशास्त्र के पिता को तो मैंने बता ही चुका हूं, है कि नहीं? ये बात ध्यान रखिएगा। 3 थ्योरी, देखो 3 स्टेज थ्योरी का नियम किसने दिया? अभी अभी आपने ऊपर देखा 3 अगस्त काम्टे ने। दिया। इसके कई, देखो कई नामों से पूछा था। इसको कहा जाता भी 3 स्टेज थ्योरी नियम। तो भी अगस्त काम्टे का नाम, धार्मिक चरण को ही धर्मशास्त्री कहा गया, आध्यात्मिक को क्या बोला गया? तत्वमीमांसा। और सकारात्मक कह लीजिए या प्रत्यक्षवाद कह लीजिए, बात तो एक ही है कि नहीं? सही बात है, बताइए, बोलिए तो सही, बोलते नहीं है। जी सर। चलो फिर इतना तो काफी है, आगे बाकी बीच बीच में आएंगे तो और बताते रहेंगे आप लोगों को। दूसरा नाम आता है कार्ल मार्क्स महोदय के बारे में। बड़े ही फेमस पर्सन, और मुझे उम्मीद है कि इनके बारे में आप सभी लोगों को पता है, लेकिन एक बार मैं फिर आप लोगों को इनके बारे में याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक ऐसे विद्वान है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके परीक्षाओं में इनके नाम जरूर पूछे जाते हैं। कार्ल मार्क्स एक ऐसे विद्वान रहे जो जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री के रूप में प्रस्तुत हुए। कार्ल हेनरिक मार्क्स इनका पूरा नाम रहा। अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, राजनीतिक क्रांतिकारी, वैज्ञानिक, समाजवाद के प्रेरणा रहे हैं ये अगस्त काम्टे महोदय। कार्ल मार्क्स महोदय। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने संपूर्ण राजनीति दर्शन में एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को रिप्रेजेंट किया। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद रहा वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। कई बार परीक्षाओं में अगर मैं आपसे बात करूं, द्वंद्वात्मकता को लेकर पूछा भी गया है, कार्ल मार्क्स को लेकर। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स के बारे में आप सबको मालूम हो ही होगा। मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बता दीजिए एक बार। पढ़ाया है सर। सर। पढ़ा दिया। क्या आप जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें, कि मुझे एक बार रिवीजन आप लोगों को करवा दूं, रिकॉल करवा दूं फटाफट,
क्या नोट करवा दूँ, जो भी कहोगे शो करवा दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ उनके बारे में। रिकॉल करा दीजिए एक बार। चलो फिर तब रिकॉल करवा देते हैं। एक चीज़ तो ये बात यार ध्यान रखिएगा सभी लोग कि कार्ल मार्क्स महोदय धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी और नैतिक सिद्धांत में आस्था रखने वाले एक महान चिंतक थे। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली कई इनकी ऐसी प्रक्रियाएं रही हैं और कई इनकी ऐसी कृतियां भी रही हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा नागरिक समाज की अवधारणा किसने दिया, नागरिक समाज की अवधारणा किसने दिया, तो नाम क्या आएगा, कार्ल मार्क्स का। अगर पूछेगा असत्य या गलत चेतना, जिसको आप लोग बोलते हो असत्य को क्या, मिथ्या मिथ्या चेतना, मिथ्या चेतना। चेतना, अवधारणा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। अगर आपसे कहा जाए कि आर्थिक निर्धारणवाद, तो किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। अगर आपसे कहा जाए कि अलगाववाद की अवधारणा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। यहाँ तक कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुजुर्गा वर्ग का सिद्धांत किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है, अभी हाल ही में हमने जिक्र किया है, तो भी कार्ल मार्क्स का नाम। आपसे पूछ लेता है कि अधिसंरचना और अधोसंरचना, तो भी नाम किसका आता है, ऑगस्ट काम्टे का नाम आता है। वर्ग संघर्ष के बारे में किसने जिक्र किया, तो कार्ल मार्क्स, है कि नहीं। स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की बात किसने कही है, ठीक है। अगर आपसे कहा कि स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, तो क्या बात कहोगे, ये किसने ये अवधारणा दिया है, तो कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। अलगाव का सिद्धांत किसने दिया है, तो कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो द जर्मन आइडियोलॉजी विथ एंजल महोदय के साथ 1845 में जिक्र किया। दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की बात करते हैं तो जिक्र किसका आता है, 1847 में कार्ल मार्क्स का नाम। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो किसका नाम आता है, कार्ल मार्क्स विथ एंजल्स के साथ। दास कैपिटल की बात करता हूं, किसकी, दास कैपिटल की, तो 3 भागों में इसको प्रकाशित किया गया। पहला जो था 1867, दूसरा जो था 1885, तीसरा जो था 1894, है कि नहीं। ये बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। क्लियर रहेगा, बता दीजिए। जी सर, जी सर। हाँ, तो ये चीज़ आप लोगों को समझे रखना है, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। बाकी मैंने क्लासेस आप लोगों को इस पर पढ़ा चुका हूँ, पीडीएफ वगैरह दे चुका हूँ, तो एक आध बार अगर आप लोग इसको पढ़ भी लिया करो, ठीक है। एक सवाल करता हूँ कि हीगल ने कहा, हीगल सिर के बल खड़ा हुआ था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया, ये कथन किस विद्वान ने कहा है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। प्रत्येक आर्थिक व्यवस्था में उसके विनाश के तत्व छिपे होते हैं, ये कथन किस विद्वान का है, कार्ल मार्क्स का है भाई। किसका है, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो इस जी सर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। वहीं बात करते हैं हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। आपने एक ऑप्शन में और भी देखा था, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। अब हर्बर्ट स्पेंसर जी के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं आप लोगों से, तो मैं चाहूँगा कि इनके बारे में भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से स्पेंसर महोदय भी कम नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय विक्टोरिया काल के एक अंग्रेज दार्शनिक और जीव वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध पारंपरिक उदारवादी राजनैतिक सिद्धांतकार थे। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय
बेसिकली प्राणी शास्त्री या सावयवी विकासीय सिद्धांत को समाज का सावयव के रूप में प्रस्तुत किया, समाज पर लागू किया हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को दो प्रकार में डिवाइड किया। समाज को कितने भागों में बांटा? समाज को दो प्रकार से डिवाइड किया। एक कहा आतंकवाद तथा दूसरा कहा औद्योगिक। दूसरा औद्योगिक समाज के रूप में रिप्रेजेंट किया, विकसित किया, जो क्रमिक विकासवादी प्रगति के अनुरूप था। तो इनका हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बड़ी फेमस पुस्तक लिखी। उस किताब का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1877। सोशियोलॉजी। और इस किताब में अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो स्पेंसर महोदय ने समाजशास्त्र को मुख्य जैविक घटना जो कि जीवों के बीच संबंध है, इसके अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। तो मेन कॉन्सेप्ट जो ये किताब का था वो था मुख्य जैविक घटना थी, इसके रूप में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। हर्बर्ट स्पेंसर का दर्शन था सामाजिक डार्विनवाद। यूजीसी नेट में एक बार सम्मिलित करने वाले में सवाल आ चुका है। ये दर्शन था सामाजिक डार्विनवाद। नाम आता है किसका? हर्बर्ट स्पेंसर का आता है। यहाँ तक कि शिक्षा में हर्बर्ट स्पेंसर ने भी दर्शन को दिया। कहा छात्रों के आधार पर स्वचालित सीखने की वकालत की और शिक्षण की प्रक्रिया में रुचि की भूमिका पर बल दिया। तो इस संबंध में इन्होंने कई ऐसी चीज़ों के बारे में भी जिक्र किया था। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय के बारे में आपने 5 अप्रोच के बारे में पढ़ा होगा। उनके जो 5 अप्रोच थे, अप्रोच का मतलब क्या होता है? उपागम। आए था 5 उपागम में तैयारी, दूसरा था प्रस्तुति या प्रस्तुतिकरण, तीसरा था जुड़ाव या समन्वय, तीसरा था सामान्यीकरण, क्रम में पूछता है, और चौथा क्या था? सामान्यीकरण के बाद तैयारी, प्रस्तुत, जुड़ाव। 3 हो गए, 3 1 4, 1 2 3। जुड़ाव के बाद समन्वय, जुड़ाव के बाद समन्वयीकरण, जुड़ाव के बाद पहला तैयारी, सब प्रस्तुति, जुड़ाव, समन्वयीकरण। 1 2 3 4 5। ये यार मैं नंबर देख ही नहीं रहा हूँ, आप लोग भी नहीं बता रहे हो। 4। 5वां जो था वो था अनुप्रयोग। बोल दिया करो, कहीं मिस्टेक वगैरह हुआ करे तो, ठीक है ना? चलिए, और इनके यस सर। हाँ जो किताबें बेसिकली मेंशन में थी जो इम्पोर्टेंट थी, जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक था इनका सोशल स्टैटिक्स था, है ना? सोशल स्टैटिक्स था जो 1851 का था। इन्हीं की द्वारा किताबें प्रकाशित की गई थी हर्बर्ट स्पेंसर महोदय के द्वारा सन 1951 में। एक इन्होंने किताब लिखा था द मैन वर्सेस द स्टेट करके, और ये किताब आई थी 1884 के दौर में। 1884 यानी 1884 के समय में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को शामिल किया था। और एक था द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी करके पुस्तक प्रकाशित किया था। और इस किताब में जब इनकी चर्चा की गई तो क्या बता सकते हैं इसका वर्ष कब आया था?
इसकी कई एडिशन के पार्ट में आया है। 1873 का नाम आप लोग यहाँ पे लगाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल करके एक किताब इन्होंने लिखा था, फर्स्ट प्रिंसिपल करके एक किताब इन्होंने मेंशन किया था, और वो किताब आई थी 1862 के दौर में, 1862 के दौर में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। टीबी बोटोमोर, आपने इनका भी नाम सुना ही होगा। समाजशास्त्र के अगर दृष्टिकोण से अगर आप लोग पढ़ते भी हैं तो टीबी बोटोमोर का नाम अगर मैं बात करूं तो इनका पूरा नाम है थॉमस बोटोमोर, इनको कहा जाता है। एक मिनट, अगर हम बात करते हैं इनको क्या कहा जाता है, बताइए। थॉमस बोटोमोर। हाँ, थॉमस बोटोमोर। देखिए ये ब्रिटिश एक, अगर मैं आपसे बात करूं तो इनका नाम जो बड़ा फेमस रहा है वो ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट में इनका नाम फेमस रहा है ना। ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट में इनका नाम फेमस रहा है। आपको मैं बता दूं कि थॉमस बोटोमोर के बारे में, समाजशास्त्र में इन्होंने जो भूमिका रिप्रेजेंट किया है बोटोमोर महोदय ने, एक कार्य वर्ग श्रम सामाजिक सिद्धांत और उसकी विचारधारा के मुद्दों पर केंद्रित था। तो एक कॉन्सेप्ट ये था कि जिसका कार्य वर्ग श्रम सामाजिक सिद्धांत और विचारधारा के मुद्दों पर केंद्रित है। ये भूमिका जो है बोटोमोर महोदय का नाम से जानी गई थी, है ना। तो इसलिए थॉमस बोटोमोर का नाम हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, हम सभी लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें आप लोग जो है भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। वहीं थॉमस बोटोमोर ने कुछ प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा किया, जैसे एक कॉन्सेप्ट इन्होंने मेंशन किया था सोशियोलॉजी के बारे में, और सोशियोलॉजी की जो प्रक्रिया थी वो सन 1962 के दौर में आई थी। एक इन्होंने रिप्रेजेंट किया था जो है कुलीन को बोला जाता है, ये जो है इन्होंने इलिटिस शब्द को रिप्रेजेंट किया था, एंड सोसाइटी शब्द रिप्रेजेंट किया जिसको इन्होंने समाज कहा। और इस परिप्रेक्ष्य में 1964 में ये कॉन्सेप्ट इन्होंने मेंशन किया। तीसरा, इन्होंने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बारे में जिक्र किया थॉमस बोटोमोर ने, और इस परिप्रेक्ष्य में 1979 में इनका दौर देखने को मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो ये वाला करेक्ट माना जाएगा। वहीं बात करते हैं राष्ट्रीय बाल नीति, जो सुरक्षा के अधिकारों को एक मुख्य प्राथमिकता के रूप में पहचानी जाती है और सभी बाल अधिकारों को वास्तविकरण हेतु एक सुरक्षित और रक्षित वातावरण पर जोर देती है, वर्ष डैश में अधिनियमित की गई। तो सही जवाब आपको बताना है क्या होना चाहिए इस सवाल का, प्लीज। 2013। 2013। ओके, यहाँ आपने जो है मुझे आप सभी लोगों ने जो ऑप्शन का चुनाव किया है वो 2013। देखो, ये नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्ट अ न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013। करेक्ट जवाब आपने जब यहाँ पे दिया है तो 26 अप्रैल 2013 ही आप यहाँ पे करेक्ट जवाब लगाएंगे। और ये परिपेक्ष होगा PIB के बारे में। आप यहाँ पे इसका कहने का भाव ये है कि नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन के दृष्टिकोण से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बच्चों की
सुरक्षा के लिए, है ना, बच्चों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति की बात मैं कर रहा हूँ, जो रिप्रेजेंट करती है 2013 राष्ट्रीय पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन के लिए है, जहाँ पे जवाब आता है ऑप्शन में आपका 2013। बार बार बता रहा हूँ 2013। तो आप सभी लोगों को इस डेट को जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, है ना। तो और आप लोगों को इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आगामी परीक्षाएं DSSB के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, और उसमें यहाँ से सवाल पूछे भी जा सकते हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए एक बहुक्षेत्रीय और बहुआयामी दृष्टिकोण। मैं यहाँ पर आपको छोटी चीज़ें मैं क्या मेंशन करूँ, फिर भी एक बार अब बता ही देता हूँ आपको, ध्यान सुन लीजिए। बच्चों के अधिकारों के लिए एक अगर हम बात करते हैं तो बहुक्षेत्रीय होगा, बहुआयामी तो डायमेंशन बन जाएगा, हाँ तो ये भी होगा। तो आप बहुआयामी एंड बहुक्षेत्रीय दोनों बातें कर सकते हैं। बहुआयामी और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता के आधार पर उसको मान्यता देते हुए 26 अप्रैल 2013 को इन्होंने राष्ट्रीय बाल नीति को अपना लिया, एक प्रकार से उसको मान्यता दे दी। बेसिकली यहाँ पे अगर वर्ष की बात आती है तो यह जो नीति थी 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को, ये जो है, या प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चा मानता था। इस नीति के 4 प्रमुख प्राथमिक आवश्यकताएं वाले क्षेत्र थे। इसके जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में, तो उसके अंतर्गत बेसिकली जो क्षेत्र थे, चार प्रमुख नीति के 4 प्राथमिकता वाले क्या थे, प्राथमिकता वाले क्या थे क्षेत्र थे। तो नंबर 1 आता है आपका क्या, अस्तित्व। तो नंबर 2 क्या आता है बताइए, स्वास्थ्य एवं पोषण। तो नंबर 3 क्या आता है, शिक्षा एवं विकास। और नंबर 4 पे क्या आता है, संरक्षण एवं, बोलते रहिए, भागीदारी, ठीक है। और इस नीति के आधार पर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और राष्ट्रीय समन्वय और कार्य समूह के रूप में विभिन्न मंत्रालयों की चल रही सभी योजनाओं की निगरानी के लिए ये तैयार किया जाता था, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल कहता है कि किशोरावस्था गुणों द्वारा चिन्हित होती है, जिसमें डैश शामिल है, तीव्र शारीरिक वृद्धि, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, प्रयोगात्मकता या उपरयुक्त सभी। तो सही जवाब यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ किशोरावस्था के क्वालिटीज एक प्रकार से गुण से, तो क्या शारीरिक तीव्र, तो सब भी होगा सर, सब भी होगा। सही होगा। क्या बिल्कुल मनोवैज्ञानिक परिपक्वता होता है, सही होगा। बिल्कुल सर। प्रयोगात्मकता की बात करते हैं तो भी सही होगा। यहाँ तो ऑप्शन डी की अगर तो डी वाला ऑप्शन आपको चिन्हित करता है। तो देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो किशोरावस्था के गुण जो जिक्र किया जाता है तो पॉजिटिव दृष्टि से किया जाएगा। अगर देखो मैं बात करूं सामाजिक विकास, स्व प्रेम, अपराध की प्रवृत्ति, विषम लिंगी कामुकता, मेल फीमेल से, फीमेल मेल से, और मानसिक परिवर्तन जैसे गुण पाए जाते कि नहीं पाए, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये किशोरावस्था की एक टाइप की क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि केवल यही पॉइंट ही आप मेंशन करें, और भी चीज़ों को भी आप इसके अंतर्गत मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो आप किशोरावस्था त्वरित विकास का सिद्धांत बेसिकली स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया कि परिवर्तन अचानक आते हैं, इसलिए उसने त्वरित विकास का नाम लिया। क्रमिक विकास बोला गया किशोरावस्था को, क्रमिक विकास की अवस्था थॉर्नडाइक ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखिए, कारण ये था कि यह अवस्था परिवर्तन धीरे धीरे होता है, किसी ने कहा, तो इसलिए किशोरावस्था का नाम ये भी जाना गया। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किशोरावस्था में बताया। संघर्ष की अवस्था की बात करते हैं, तनाव की अवस्था की भी बात करते हैं, तो किसने कहा, स्टेनले
हॉल ने कहा। स्टेनले हॉल ने। कई इसकी विशेषताएं हैं जो किशोरावस्था को रिप्रेजेंट करती है। किशोरावस्था की आयु कितनी है, तो आप कह सकते हो कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक की जो आयु चलती है वो किशोरावस्था की आयु चलती है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है, और यही आयु होती भी है, ठीक है। फीलिंग सर एक बार ये बता दीजिए सर सर क्रमिक विकास की अवस्था किसने बोला था सर, थॉर्नडाइक ने? थॉर्नडाइक ने क्रमिक अवस्था ओके सर। बोला। त्वरित वाला यानी अचानक वाला किसने बोला था? अचानक वाला किसने बोला था? स्टेनले हॉल ने, ठीक है। हॉल ने, ठीक है सर, ओके। ठीक है। काम भावना में मैच्योरिटी ऑफ सेक्स में अगर हम बात करते हैं तो भी प्रक्रिया ये दर्शाती है। आप प्रेम की बात करते हैं तो भी ये दर्शाती है, ठीक है। इन चीजों को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग करता है? आपको बताना है, और कहता है कि आप पर्याप्त प्रतिनिधि की बात भी करता है। अनुच्छेद 15 का 1, अनुच्छेद 16 का 1, 16 का 4, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। आपको बताना है यहाँ पर, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए प्लीज। जल्दी अपने शब्दों को रिप्रेजेंट करें। अरे भाई क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 16। 16 का 4, अच्छा इसमें केवल 16 इसलिए आप लोगों ने 16। चलो ध्यान सुनिए, आपने आर्टिकल 15A के खूब सुनाया है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है आर्टिकल 15A के बारे में। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो, है कि नहीं? क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता देना चाहिए आप लोगों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51, सॉरी 51 नहीं होगा, 15 होगा। कई पार्ट हैं, उसके कई पार्ट हैं, बोला करो यार तुम लोग थोड़ा सा। जहां कहा गया है कि राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, कोई विभेद नहीं करेगा। तो इस प्रक्रिया में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। वो 15 का 1 बताता है। राज्य कौन, बोलो तो सही भाई। राज्य अगर मान लीजिए कहेगा कोई नागरिक केवल मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मैंने नागरिक का नाम लिया है, तो 15 का बी, 15 का बी। अगर मैंने कहा कि पूर्णता या अंश के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए कुएं, तालाब, स्नान घाट और सार्वजनिक समागम स्थल पर वो भी किसी जगह पर उसके मतलब एक प्रकार से उस पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, तो वो भी तो आपका रिलेट कराएगा 15 का 2 के खा को। 15 का 3 में बच्चों और महिलाओं के संबंध में जिक्र किया गया है कि नहीं। आगे अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16, जिसको आप लोग कहते हो 16 का 4, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर जब हम जिक्र करते हैं 16 का, तो राज्य को अनुसूचित जाति, सुनिए मैंने क्या बोला, अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार। किसका? ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे? यस सर। संबंध में जी अगर सर। बात कर रहे हैं, जब मैं आपसे कहता कि राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के आरक्षण का अधिकार को लेकर, तो आपको वो जिक्र करता है दरअसल 16 का 4, और 16 के 4 के ही अंतर्गत ये कहा गया है कि सार्वजनिक पदों के संबंध में सकारात्मक भेदभाव और सकारात्मक कार्यवाही के आधार पर प्रदान की जाएगी। राज्य अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण जो है प्रावधान शामिल होगा। वही है 16 का 4, वही है 16 का 4। ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। पदोन्नति
में आरक्षण के विषय में जो कहा गया है वो 16 में कहा गया है। अब 16 में तो कई पार्ट होंगे, यानी 16 का एक भी तो होगा। एक जानते हैं किसी भी पद पर नियोजन और नियुक्ति से संबंधित है, और दूसरा क्या है 16 का भी, धर्म और मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के किसी के आधार पे ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा ना ही कोई विभेद किया जाएगा। ये 16 का दूसरा था। 16 का तीसरे को बेसिकली मेंशन नहीं किया गया है, उसको 16 को फोर्थ को मेंशन किया गया, और 16 का थर्ड बेसिकली अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति चीजों को भी रिप्रेजेंट हो जाता था उसमें। तो 4 में बेसिकली यहां पर आ गया भैया ओबीसी वाला, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग वाला। यहां सही जवाब आपका हो जाएगा डी वाला, सही ऑप्शन। अनुच्छेद 45, उम्मीद है कि आप सबको जानते होंगे। अनुच्छेद 45 बताइए, आप लोग भी अपने विचारों को प्रकट किया करें। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के संबंध में जिक्र किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए, है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विशेष के बारे में बात किया गया है, उनके बारे में जिक्र किया गया। यहां तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 117 देखिए, बाल न्याय अधिनियम बच्चों की देखरेख और सुरक्षा डैश पर पारित होता है। एक लास्ट सवाल, इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? बता 2015 सर। 2015, ऑप्शन नंबर डी आपका है सही है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, ठीक है। आगे जो है कल हम लोग वितर पाएंगे, ठीक है। तो ये ओके सर, थैंक यू सर। Yes, sir. आप लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें उन चीज़ों को भी थोड़ा बहुत नोट भी करते चलिए अपने कॉपी पर। कारण ये है कि अगर यही प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ना, तो अब इससे सवाल अगर कोई भी पेपर आता है, आप इसके बाद मैं करवाऊंगा पिछला वाला पेपर, इस पेपर के बाद देखना आप कितने आसानी से इन चीज़ों को पकड़ेंगे, जो इसी के इर्द गिर्द ही होगा, जो इसी सर 2014 वाला। हाँ, जो इससे पहले आया था, एक और पेपर आया ना। ओके सर, हाँ जी 2014 में आया था पहले पेपर। यहाँ केवल आप एक प्रश्न को बड़े अच्छे से करिए, पूरी कॉपी भर डालिए, समझो जितना नोट्स लिखवाओ लिखते जाइए सारे इस क्वेश्चन के आधार पे तक। बाकी इसमें आपकी पकड़ बन जाएगी, हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों से आपका अच्छी मजबूती आ जाएगी, तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन पेपर मेडिकल सोशल वर्क का आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग फिर मुलाकात करेंगे और डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वहाँ पे 9 एजेंसियों, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और भी अगला पॉइंट को उठाएंगे हम लोग, और इसमें जो पेपर को क्वेश्चन करेंगे एक बार और ट्राई करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। फिर बाकी आपकी टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस लगभग 5% रह गया, मैंने बताया भी है, 3-4 क्लासेस है, एक दिन कराऊँ, ठीक है, आप निश्चिंत रहें। बाकी आपकी सर कल दिन में क्लास होगी? दिन में आफ्टरनून वाली क्लास कल नहीं, कल दिन में नहीं क्लासेस, वो बेसिकली एमपीपीएससी क्लासेस का शेड्यूल चेंज हो गया, ठीक है सर। तो उसको लेकर हम बात कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। जैसे बच्चे थोड़ा सा एमपीपीएससी वाले बच्चे थोड़ा सा सर्टिफाइड हो जाए, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। चलिए Yes, sir. हाँ ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे हम लोग कल की क्लास में। Sir,